नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अगर आप प्योर सिल्क की साड़ी पहनने के शौकीन हैं तो अपना शौक खत्म कर लीजिए, क्योंकि अब सिल्क की साड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया जिस धागे को सोना कहती है वो सोना अब गलने जा रहा है, यानी मैसूर सिल्क अब तबाही की राह पर पहुंच गया है, क्योंकि कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार मैसूर सिल्क को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, तमाम नेता और तमाम रिपोर्ट ये दावा कर रही है। मैसूर सिल्क एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि भारत की वो विरासत है, कर्नाटक की वो आत्मा है जिसकी चमक पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क तक फैली है। लेकिन आज इस सुनहरी विरासत पर सियासत का ग्रहण लग गया है। सदियों पुरानी विरासत अब संकट में है, और इस संकट के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार की वो जिद है जो एक ऐतिहासिक उद्योग की बलि चढ़ाने पर तुली हुई है। और ताज्जुब की बात देखिए, जो कांग्रेस खुद को विरासत का रक्षक बताती है, वही आज मैसूर सिल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का गुनाह कर रही है। जरा गहराई तक समझिए कि कैसे कांग्रेस सरकार इस सोने जैसे उद्योग को कमजोर करने का गुनाहगार बन गई है। मामला कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी KSIC की टी नरसिरपुरा स्थित यान फैक्ट्री का है। ये वो यूनिट है जो हाई क्वालिटी सिल्क यान का उत्पादन करती है, जिससे मैसूर और चन्नापटना की मशहूर सिल्क साड़ियां बनती हैं। कांग्रेस सरकार ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे विरासत का गला घोटना कहा जा रहा है। सरकार इस फैक्ट्री की 5 एकड़ जमीन पर एक स्टेडियम बनाना चाहती है, यानी फैक्ट्री बंद होगी तो स्टेडियम खड़ा होगा। सोचिए कितने लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये वही जमीन है जो इस यूनिट के भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित थी, लेकिन सरकार ने इसके भविष्य को रौंदने का फैसला कर लिया है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक खेल देखिए, फैक्ट्री की जिस जमीन को यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया, वही जमीन इस फैक्ट्री की लाइफलाइन है। रोजाना 5 टन कोयला इसी रास्ते से फैक्ट्री तक पहुंचता है। यहां कावेरी नदी से पानी लाने वाली मुख्य पाइपलाइन बिछी हुई है। अब सोचिए, जब कोयला नहीं आएगा, पानी की सप्लाई बाधित होगी, तो क्या रेशम का उत्पादन हवा में होगा? यह सीधा प्रहार उस ब्रांड मैसूर पर है जिसने दशकों से कर्नाटक को वैश्विक मानचित्र पर चमका रखा था। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो कांग्रेस केंद्र सरकार पर पर्यावरण विरोधी होने का आरोप लगाती है, जमकर चिल्लाती है, माहौल बनाती है, वही कांग्रेस यहां 500 हरे भरे पेड़ों को काटने का फरमान सुना चुकी है। क्या जो राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते हैं, केंद्र सरकार को घेरते हैं, क्या कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार को मानो लोगों का नहीं बल्कि अपना फायदा दिख रहा है। जब एक सरकारी यूनिट मुनाफे में चल रही है तो उसे डिस्टर्ब करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? बार बार यही सवाल उठ रहा है। क्या किसी खास बिल्डर लॉबी या वोट बैंक को खुश करने के लिए मैसूर सिल्क की चमक को फीका किया जा रहा है? खैर, ये तो आने वाला वक्त साफ कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने छूटते ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर KSIC की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आर अशोक के दावे के पीछे ठोस तथ्य भी हैं। दरअसल KSIC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद एक विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि फैक्ट्री के विस्तार के लिए ये 5 एकड़ जमीन बेहद जरूरी है। यहाँ न केवल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान था, बल्कि एक मॉडर्न एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाना था, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कांग्रेस सरकार ने विशेषज्ञों की इस सलाह को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर एक सफल पब्लिक सेक्टर कंपनी को अपाहिज बना रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अब आसपास और भी जगह उपलब्ध हो सकती हैं, तो फिर इसी ऐतिहासिक फैक्ट्री की जमीन पर ही नजर क्यों गड़ी हुई है? क्या ये सिर्फ स्टेडियम बनाने की बात है, या फिर इसके पीछे मैसूर सिल्क के ब्रांड को कमजोर करने, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का कोई हिडन एजेंडा है? आर अशोक ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये जमीन छीनी गई तो मैसूर सिल्क का भविष्य हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। हजारों बुनकरों और कर्मचारियों की रोजी रोटी इसी यान फैक्ट्री पर टिकी है। कांग्रेस की ये नीति ना तो रोजगार समर्थक है और ना ही संस्कृति समर्थक।
ये सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध फैसलों का वो चेहरा है जो अपनी जड़ों को ही काट रहा है। फैक्ट्स बताते हैं कि ये फैक्ट्री पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, फिर भी इसे अस्थिर करने की कोशिश करना बताता है कि सरकार की प्राथमिकता कितनी भटकी हुई है। अब बात करते हैं उस गौरवशाली इतिहास की जिसे मिटाने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू से कर दी है। मैसूर सिल्क की कहानी शुरू होती है साल 1912 में। तब मैसूर के दूरदर्शी महाराजा नलवड़ी कृष्ण राजा वाडियार ने इस रेशम उद्योग की नींव रखी थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड से 32 लूम्स आयात किए थे ताकि मैसूर को दुनिया का सिल्क हब बनाया जा सके। शुरुआत में ये रेशम केवल राजघराने और सेना के अधिकारियों की वर्दी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी बेमिसाल थी कि देखते ही देखते पूरी दुनिया की महिलाओं की पहली पसंद ये बन गया। मैसूर सिल्क की सबसे बड़ी खासियत इसका शुद्ध सोना और शुद्ध सिल्क है। इसमें इस्तेमाल होने वाली जरी में 0.65% असली सोना और 65% चांदी होती है। यही कारण है कि दशकों बाद भी इसकी चमक कम नहीं होती है। 1980 के दशक में इसे सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और KSIC का गठन किया गया। आज मैसूर सिल्क को GIT टैग प्राप्त है जो इसकी शुद्धता का प्रमाण है। महाराजा वडियार ने जिस सपने को सोचा था उसे आज की कांग्रेस सरकार उजाड़ने पर तुली हुई है। जिस फैक्ट्री ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपनी मजबूती दिखाई, आज वो राजनीति का शिकार हो रही है। क्या हम एक स्टेडियम के लिए अपनी उस लेगेसी को दांव पर लगा सकते हैं जिसने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है? मैसूर सिल्क की साड़ियां आज भी शादियों में शुभ अवसरों की पहली पसंद होती हैं, लेकिन अगर यार्न फैक्ट्री ही बंद हो गई या उसका प्रोडक्शन आधा रह गया तो क्या आम आदमी को ये शुद्ध सिल्क मिल पाएगा? ये सवाल सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय का है जो अपनी संस्कृति और विरासत से प्यार करता है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने फैसला लिया है एक बड़ी तबाही का, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।